क्लास एंड वेलकम है। तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम से पहले हमने जो चैप्टर अपना किया था दैट वाज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने उसको स्टार्ट ही किया था जस्ट। तो जितना हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का करा था उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस हमारे पास कुछ थी, वो ये नहीं बता पाई थी कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है उसमें, कि कुछ कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं, कुछ कंपाउंड बॉन्ड नहीं बनाते, कुछ डबल बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से ऐसा क्यों होता है। वेस्पर ने हमें बताया था उस मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में, बट बॉन्डिंग किस तरह से होती है उसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिली थी। तो उस डिटेल को डिस्कस करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कुछ मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, कुछ एटम्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हमें जानना है यहाँ पे। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली दो अप्रोच की बात करता है। एक हमारे पास होता है ऑर्बिटल अप्रोच, एक हमारे पास होता है एनर्जी अप्रोच। तो we will discuss here two approaches. First will be orbital approach and second will be energy approach. तो पहले डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। और तो हम ये जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ अपोजिट स्पिन। That was told to us by Pauli's exclusion principle कि one orbital can have maximum of 2 electrons with opposite spin। तो ये चीज़ अप्लाई होती है बॉन्डिंग के केस में भी। तो ध्यान रखनी है कि बॉन्डिंग उन एटम्स में होगी जिनके पास प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पर ही बॉन्डिंग होगी, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं दो एग्जांपल। पहले हम ट्राई करेंगे H2 फॉर्म करने की, देन हम ट्राई करेंगे He2 फॉर्म करने की, और हम ये देखते हैं कि कौन से वाला मॉलिक्यूल फॉर्म होता है यूजिंग द ऑर्बिटल अप्रोच। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड है। तो ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा उसका ऑर्बिटल, यहाँ पर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, लेट मी कॉल दैट HA। मेरे पास एक और हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस, इसको बोल देता हूँ मैं HB। और दोनों हाइड्रोजन्स के पास प्रेजेंट है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है S सबशेल या ऑर्बिटल में। तो when they share their orbitals like that, तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब हर हाइड्रोजन के हिस्से में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर किया, एक इसने यहाँ पर शेयर किया, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया और दोनों के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है विद द अपोजिट स्पिन। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन सकता है, दैट मीन्स H2 कैन फॉर्म। अब यही हम बात करते हैं He2 के बारे में। तो He2 He का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। तो हीलियम के ऑर्बिटल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही पेयर्ड है तो दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि He2 फॉर्म नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब यही हम बात करते हैं एक बार एनर्जी कंसेप्ट के लिए भी। तो सेकंड हमारे पास था एनर्जी कंसेप्ट। एनर्जी कंसेप्ट में कहता है कि अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होती है रिपल्शन से, तब बॉन्डिंग होगी, यानी कि तब हमारा बॉन्ड बनेगा। बट अगर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा होती है अट्रैक्शन फोर्सेस से तो बॉन्ड हमारा नहीं बनेगा।
अब इसको हम डिस्कस ज़रा कर लेते हैं एक बार एक डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम हमें दिया गया है बेसिकली यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, इस पे ध्यान दे ज़रा। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स। तो ये एटम 1, ये एटम 2, पहले एटम दूर दूर प्रेजेंट थे। जैसे जैसे एटम पास आना स्टार्ट होते जाते हैं, एज यू कैन सी हियर, एनर्जी हमारी कम होती जा रही है। एनर्जी कम होने का मतलब है कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है और रिपल्शन हमारी कम हो रही है। सिंपल सी बात यह है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम हो जाती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। बट जैसे ही वो और पास में आने की ट्राई करते हैं तो एनर्जी सडनली बढ़ जाती है, इट सडनली इंक्रीजेज। अब यहाँ पे रिपल्शन होना स्टार्ट हो गई है, और रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ जाती है तो आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। तो अट्रैक्शन लीड्स टू लोअर इन एनर्जी, रिपल्शन लीड्स टू हायर इन एनर्जी। अब इसी को हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ज़रा यहाँ पे। ओके, सो लुक केयरफुली नाउ। तो मेरे पास प्रेजेंट है पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H, टर्मिनल नंबर 1 हम जानते हैं 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है उसका ऑर्बिटल, ये है दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है उसका ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। पहले हम चेक कर लेते हैं ओल्ड फोर्सेस। ओल्ड फोर्सेस का मतलब है कि जब हमारा मॉलिक्यूल नहीं बना था और एटम हमारे सेपरेटली प्रेजेंट थे, तो जो ओल्ड फोर्स थी दैट वाज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिर्फ की थी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ज़रा न्यू फोर्सेस के बारे में। तो न्यू फोर्सेस का मतलब ये है कि जब दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो अब हम यहाँ बात करेंगे ऑफ द न्यू फोर्सेस। तो अब ये है न्यूक्लियस, ये है उसका ऑर्बिटल, दोनों ने अपने ऑर्बिटल की शेयरिंग करी है इस तरह से। तो अब ये बन चुका है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे न्यू फोर्सेस को। ओल्ड फोर्सेस में अट्रैक्शन थी, न्यू फोर्स की हम ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो न्यू फोर्स क्या होगी, बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन। तो यहाँ पे है 2 रिपल्शंस। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और अदर न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन। तो यहाँ पर है 2 अट्रैक्शन। तो वी हैव हेयर 2 रिपल्शंस एंड 2 अट्रैक्शंस। एंड मैग्नीट्यूड वाइज ये देखा गया है कि अट्रैक्शन की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है रिपल्शन की फोर्सेस से। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि जब इसमें अट्रैक्शन होगी तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। कम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। सो दीज वर दी न्यू फोर्सेस। तो ये था हमारा एनर्जी कंसेप्ट। अब यही हम बात कर लेते हैं हीलियम के लिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो पहले मैं बात करता हूँ ओल्ड फोर्सेस के बारे में। ये है मेरे पास 2 हीलियम के एटम्स, सेपरेटली प्रेजेंट है पहले ये अभी, हीलियम एंड हीलियम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओल्ड फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास इन दोनों में ही। अब चेक करते हैं फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी है। तो पहले तो है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो इसमें 2 अट्रैक्शन है और 1 रिपल्शन है। तो नई ओल्ड फोर्सेस में हमारे पास प्रेजेंट है 2 अट्रैक्शन एंड 1 रिपल्शन। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी है, 2 अट्रैक्शन है यहाँ पे और 1 रिपल्शन है। अब चेक करते हैं हम एक बार ज़रा न्यू फोर्सेस की। 2 अट्रैक्शन थी, 1 रिपल्शन थी ओल्ड वाले में। अब न्यू चेक करते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस,
यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसका ऑर्बिटल जिसमें हमारे पास शेयरिंग हो चुकी है। अब लेट मी पुट इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब चेक करते हैं कौन कौन सी है हमारे पास न्यू फोर्सेस। तो अब इनके बीच रिपल्शन, 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 रिपल्शन एंड रिपल्शन। तो 1 2 3 4 5, तो वी हैव 5 रिपल्शंस हेयर। अब चेक करते हैं हमारे पास अट्रैक्शन कौन कौन सी है। तो ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन हीलियम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर हीलियम। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 अट्रैक्शन। तो न्यू फोर्सेस में हमारे पास हुई 5 रिपल्शन एंड 4 अट्रैक्शन। तो एज वी कैन सी रिपल्शन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है अट्रैक्शन के मुकाबले। तो हीलियम 2 का मॉलिक्यूल एनर्जी वाइज भी नहीं बनेगा, बिकॉज रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच, जहाँ पर डिस्कस किया जाता है ऑर्बिटल कंसेप्ट को और एनर्जी कंसेप्ट को। तो एनर्जी कम हो जानी चाहिए तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, तभी बॉन्ड बनेगा। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि देयर विल बी ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। कि जैसे मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही ये बॉन्ड बन रहा है। ओवरलैपिंग होगी बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स जो कि डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। एक ही साइड से बॉन्डिंग हो पाएगी एक एटम की विद द अदर एटम, ठीक है। दैट इज़ द डायरेक्शनल नेचर। अब डायरेक्शनल नेचर में हम बात करते हैं ओवरलैप के बारे में। ओवरलैप हमारे पास बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हमारे पास ओवरलैप होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप, सेकंड इज नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैप, एंड थर्ड विल बी जीरो ओवरलैप। व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैप? कि अगर हमारे ऑर्बिटल की पॉजिटिव लोब से कंबाइन करती है तो दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। बट अगर ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब से कंबाइन करती है तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप। जीरो ओवरलैप का मतलब यहाँ पर है कि इस तरह की बॉन्डिंग हो रही है कि मतलब ओरिएंटेशन डिफरेंट है, कि मतलब एक ऑर्बिटल हमारा y एक्सिस में है, एक हमारा x एक्सिस में है, और इनके बीच बॉन्डिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी ही नहीं। दैट विल बी कॉल्ड जीरो ओवरलैप, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब पहली बात तो उनकी एक्सिस की जो डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है वो सेम होनी चाहिए। फॉर ए प्रॉपर बॉन्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस मस्ट बी सेम, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पॉजिटिव ओवरलैप के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इन फेज ओवरलैपिंग, मतलब पॉजिटिव लोब जो है वो पॉजिटिव लोब से ही जुड़े। अगर नेगेटिव ओवरलैप की बात करता हूं मैं तो नेगेटिव लोब जुड़ेगी पॉजिटिव लोब के साथ, दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। तो एक कॉमन बात निकल के हमारे सामने आती है, वो ये है, ज़ीरो ओवरलैपिंग के लिए देयर विल बी डिफरेंट ओरिएंटेशन। फॉर ओवरलैपिंग देयर विल बी सेम ओरिएंटेशन। फॉर पॉजिटिव ओवरलैपिंग फेज शुड बी मैच, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। फॉर नेगेटिव ओवरलैपिंग देयर विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान दे, पॉजिटिव ओवरलैप में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड विल फॉर्म, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड बनने के बाद अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो देयर विल बी नेगेटिव ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कब बॉन्ड बनेगा और कब बॉन्ड हमारा नहीं बनेगा। सो आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट वेरी वेल। ओके, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं टाइप ऑफ
कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस हमें बताना था। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, जिसमें हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होना चाहिए वो, यानी कि ये है मेरे पास एक ऑर्बिटल, ये है उसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो दूसरा ऑर्बिटल भी इसी तरह होना चाहिए जिनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को इंसाइड करे आपस में, और दोनों के लोब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हमारे पास होगी बॉन्डिंग। तो दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब सिग्मा बॉन्ड किन किन के बीच बन सकता है, वी कैन हैव एस एस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, देयर विल बी एस एस ओवरलैपिंग। We can also have sp overlapping, s orbital of one atom, p orbital of other atom। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी sp overlapping। ध्यान रखें ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ओवरलैप में ही बॉन्ड बनता है और नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पी पी ओवरलैपिंग, तो p ऑर्बिटल ये, p ऑर्बिटल ये, तो ये हमारे पास बन गई p p ओवरलैपिंग। हमारे पास डी डी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, तो ये है मेरे पास एक d ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एक d ऑर्बिटल है, तो इनके बीच भी बन सकता है ये सिग्मा बॉन्ड, लाइक दैट। ध्यान रखें कि ये इन फेज होने चाहिए, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है जब दो एक्सिस हमारी पैरेलल होती है, तो पैरेलल एक्सिस हमारे पास होनी चाहिए इंटर न्यूक्लियर, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, इनके बीच हमारी बॉन्डिंग होगी, तो इससे मैं कहूँगा लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, लेटरल एंड पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग जब होगी हमारे पास बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, दैट विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड। वेरी गुड। ओके, तो अब अगर मैं, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है P और P के बीच में, एज यू कैन सी हियर, और हमारे पास पाई बॉन्ड बन सकता है P और D के बीच में भी। तो ये है P ऑर्बिटल प्लस माइनस, ये है मेरे पास D ऑर्बिटल प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग हो सकती है, दैट इज PD पाई बॉन्ड। इसे हम कहते हैं P पाई D पाई बॉन्ड, P पाई D पाई बॉन्ड। ध्यान रखें बात ये वाली। हमारे पास हो सकती है बिटवीन D एंड D भी, तो दो D ऑर्बिटल हमारे पास होंगे इस तरह से, तो उनके साइन हमारे मैच होने चाहिए, एज यू ऑल नो। इनके बीच बन सकता है हमारे पास पाई बॉन्ड, तो ये बनेगा D पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास हुई साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जब हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी above the plane of the molecule and below the plane of the molecule। ठीक है, that will be your electron density। अब अगर मैं इसके साइन की बात करता हूँ तो साइन क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसने बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपस में मैच किया तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला मैच हुआ तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास साइन बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। दैट विल बी योर पाई बॉन्ड, पी पाई से हम कहेंगे पी पाई बॉन्ड। अब अगर मैं पी पाई डी पाई की बात करता हूँ तो ये P है, ये हमारे पास D है, इसमें कैसी ओरिएंटेशन होगी हमारे पास, ध्यान दीजिए ज़रा। ओके, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, लाइक दैट। ठीक है, और ये होगा ऐसे ऑर्बिटल, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बना हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड। बिकॉज ये वाली लोग हमारी बॉन्डिंग में नहीं गई है, तो ये रहेगी हमारी एज इट इज, दैट विल बी योर पी पाई डी पाई बॉन्ड। सो आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट वेरी इजिली। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है पाई बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है,
पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली ओवरलैप ऑर्बिटल्स नहीं कर पाते पाई बॉन्ड में, साइडवेज होता है, और सिग्मा बॉन्ड में एंड टू एंड होता है, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर सवाल आए कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। क्यों स्ट्रॉन्गर है? बिकॉज उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि सिग्मा बॉन्ड बनता है पहले, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड बनेगा। पहले ही पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जब पाई बॉन्ड बनता है तो उससे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो एक सिग्मा है और 2 पाई है। सिग्मा एक ही बनता है, पाई मल्टीपल हो सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। वी कैन हैव मल्टीपल पाई बॉन्ड्स बट ओनली सिंगुलर सिग्मा बॉन्ड। आई होप यू गेट दैट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक हमारा एग्जाम में भी पूछा गया था कि कुछ मॉलिक्यूल दिए गए थे हमें, और हमें उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज देयर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू क्रिएट ए न्यू ऑर्बिटल, और उस न्यू ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो intermixing of two atomic orbitals of one atom to create a new orbital, and that orbital is called hybrid orbital, and the process is known as hybridization. डेफिनेशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इंटरमिक्सिंग किस तरह से होती है ज़रा हम वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो पहले हमारे पास प्रेजेंट हो गया, लेट्स डिस्कस व्हाट आर सैलेंट फीचर्स, की फीचर्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के, कि किस किस प्रोसेस के अंडर वी कैन फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो पहली बात, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा बराबर होती है और शेप होती है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास अगर बने हैं तो चारों की एनर्जी भी इक्वल होगी और शेप भी इक्वल होगी और साइज भी इक्वल होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स। क्यों होती है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द bonding and stronger will be the bond, stable will be the compound or molecule. नेक्स्ट हमारे पास है these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction। तो hybrid orbitals की डायरेक्शनल नेचर होता है, ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं और उसी तरफ से ही बॉन्डिंग हो सकती है, और वो इस तरह ओरिएंटेड होते हैं कि उन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन हमारी मिनिमम हो, ठीक है। सो मिनिमम रिपल्शन का क्राइटेरिया ऐसे फॉलो करना है, तभी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन पाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट प्योरली हाइपोथेटिकल है। वी कैन नॉट आइसोलेट एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल इन रियल लाइफ। इट इज़ प्योरली एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस क्या है? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विल बी हाइब्रिडाइज। तो जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है, मतलब वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हमारे पास है, सिर्फ वही पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए।
ऑलमोस्ट कहा है, मतलब अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है और मेरे पास p ऑर्बिटल है, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर s ऑर्बिटल यहाँ पे है और p ऑर्बिटल यहाँ पे है तो इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब उनके बीच एनर्जी गैप कम से कम होगा। ओके, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना एक असेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम किसी हायर लेवल में प्रमोट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। It is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. Full-filled orbitals भी hybridization में पार्ट ले सकते हैं, and this will be called lone pair. दोबारा बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हाफ फिल्ड ही पार्ट ले हाइब्रिडाइजेशन में। हाफ फिल्ड का मतलब कि वहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, बट अगर मेरा कोई ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकता है, but it will not take part in the covalent bonding. It can be a coordinate bond or it can exist as a lone pair. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग दैट पार्ट। इसके एग्जाम्पल हम करेंगे, ध्यान देंगे अगर आप बाद में। तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s ऑर्बिटल होगा, एक हमारे पास होगा p ऑर्बिटल, ये दोनों इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास बनेगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बना हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक लोब लार्जर है, एक लोब स्मॉलर है, एक लोब लार्जर है, एक लोब स्मॉलर है। लार्जर लोब से बॉन्डिंग होगी तभी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, तभी हमारा बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा रखा है हमको ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, इससे हमारे पास बना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगा, so to have the minimum repulsion in the hybrid orbitals the angle will be maximum, that is 180 डिग्री। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा that will be 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको बना के दिखा रखा है BeCl2 का मॉलिक्यूल। तो बेरिलियम का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाते हैं एंड उसमें Cl के p ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बना एक सिग्मा बॉन्ड BeCl2 में। तो Be एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एंगल विल बी 180 डिग्री। सो टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन्स। आई थिंक यू गेट। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ऑर्बिटल होगा और दो हमारे पास होंगे p ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड sp2। व्हेन दे इंटरमिक्स हमारे पास बनेंगे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी ज्योमेट्री इस तरह से होगी कि उनके बीच में हो मिनिमम रिपल्शन। ये बनी हमारी ज्योमेट्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 120 डिग्री। एक लोब लार्जर है, एक लोब हमारी स्मॉलर है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट। तो एग्जाम्पल हमारे पास इसके लिए होता है BCl3 का। तो ये बोरोन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है जहाँ पर तीन ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं और उससे हमारे पास बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बात ध्यान रखनी है कि एम्प्टी ऑर्बिटल अगर हमारे पास है तो वो पार्ट नहीं लेगा हाइब्रिडाइजेशन में। एम्प्टी ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। मैं बोरोन की बात करता हूँ। एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1 कॉन्फ़िगरेशन। ये है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में,
ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको मैं कहूँगा ग्राउंड स्टेट। नाउ विल गो टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हो जाएगा हायर लेवल में, दैट इज हैपनिंग आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दिस एक्साइटेशन इज हैपनिंग आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये S, ये 2p, दे विल टेक पार्ट टू फॉर्म sp2 एंड दिस p विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। एंड वन मोर थिंग, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल हमें दिया है BCl3 का यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल होंगे और 3 हमारे पास होंगे p ऑर्बिटल, जिससे हमें मिलेगा sp3। इसकी ज्योमेट्री इस तरह से हो कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो ज्योमेट्री जो यहाँ पर बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल। एंगल जो होगा इनके बीच में दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3 में हमारे पास बनती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल हमारे पास दिया है यहाँ पे अमोनिया का, वाटर का या CH4 का। दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। इसका नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, लाइक दिस। अब ध्यान दीजिए, ये दो तो अनपेयर्ड है तो ये बॉन्डिंग बनाएंगे, ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है तो ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे, बट दिस विल मेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एज ए लॉन पेयर, और ये दोनों बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। तो किस तरह से होगा अभी ध्यान देते हैं। ये रहा फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड वन, और ये वाला होगा फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ज्योमेट्री इसकी हमारे पास टेट्राहेड्रल है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो गए मान लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, तो ये बना हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। सो आई होप यू गेट दैट पार्ट। सेम हम करेंगे अमोनिया के लिए भी। आप अमोनिया का स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करके देखिए, अगर कोई दिक्कत लगती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास होती है और भी हाइब्रिडाइजेशन। तो वी कैन ऑल्सो हैव sp3d, तो 1s 3p and 1d. It will take part in the hybridization to form sp3d hybridization. इसमें शेप होगी हमारे पास ट्राइगनल बायपिरामिडल। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप, दैट इज कॉल्ड TBP। तो ये एक लोब हो गई, ये एक और लोब हो गई, थर्ड लोब, फोर्थ लोब एंड फिफ्थ लोब, लाइक दैट। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 1s 3p एंड 2d विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। इससे हमारे पास शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो 1 2 3 4 5 and 6. So these are the hybrid orbitals, 6 hybrid orbitals. अब इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। उस फॉर्मूले की हेल्प से
आप आसानी से बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d3 दैट विल हैव पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागनल बाय पिरामिडल यानी कि इस तरह से, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास एक पेंटागन और उस पेंटागन के ऊपर होगा एक पिरामिड सा स्ट्रक्चर। सो इट विल हैव दिस स्ट्रक्चर, दैट इज योर पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, PBP। किसमें होती है वो? sp3d3 में होती है। एक हमारे पास होता है dsp2, ये स्ट्रक्चर मोस्टली आपके आते हैं डी ब्लॉक में। dsp2 में हमारे पास शेप होती है स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर प्लेनर यानी कि इस तरह की शेप। इसमें एंगल हमारे पास होगा कितना, 90 डिग्री का, सॉरी, इन दोनों के बीच जो एंगल हमारे पास होगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। dsp2 कहाँ बनता है? डी ब्लॉक में बनता है। शेप का नाम क्या होगा? स्क्वेयर प्लेनर। अब हम जरा चेक कर लेते हैं एक सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, एंड रिमेंबर दैट फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव ओनली वन सेंटर एटम। एक ही सेंटर एटम होना चाहिए, उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे SF4 में S ही सेंटर में है, CH4 में एक सेंटर C है, H2O में सेंटर O है, PH3 में P सेंटर है। तो वन सेंटर एटम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपके पास दिया है C2H4, इसमें दो सेंटर हो गए, तो इसमें जो फॉर्मूला हम अभी लिखेंगे एप्लीकेबल नहीं होगा। C2H6 एप्लीकेबल नहीं होगा, C2H2 एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केसेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा जो हम अभी करने वाले हैं। तो फॉर्मूला है क्या? अब जरा देंगे फॉर्मूले पे खास ध्यान। फॉर्मूला इज H stands for hybridization is equal to half multiply number of valence electron of central atom, number of valence electron of central atom plus number of monovalent atom। मोनोवैलेंट का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। एंड रिमेंबर दैट हाइब्रिडाइजेशन जो H वैल्यू है यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में निकल के आएंगी। अगर H की वैल्यू 2 आती है तो Sp, अगर H की वैल्यू 3 आती है तो Sp2, H की वैल्यू 4 आती है तो Sp3, H की वैल्यू 5 आती है तो Sp3d, 6 आती है तो Sp3d2, 7 आई तो Sp3d3, और उसी हिसाब से आप अपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके कि हाउ डू वी फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स से मुझे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे NH3। मुझे पता करना है कि NH3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। दैट विल बी H मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, N का नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो इसके वैलेंस हो गए 5, तो 5 प्लस 3 इंटू 1, बिकॉज 3 मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो 3 हुए मोनोवेलेंट, तो ये बन गया हाफ इंटू 8, दैट मीन्स 4। 4 का मतलब क्या था? Sp3। सो अमोनिया मॉलिक्यूल विल हैव Sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल।
नेक्स्ट लेस से मेरे पास है SF6, इसमें पता करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो H इज इक्वल टू हाफ इंटू सल्फर के वैलेंस 6 होते हैं प्लस फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, इसका नंबर भी 6 है, तो ये बन गया 12/2 यानी कि 6 का मतलब sp3d2। ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल, शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल। एक वन मोर केस, लेट से मुझे दिया गया है यहाँ पे CH3 नेगेटिव, ठीक है, हमें चाहिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन, तो H मतलब हाफ इज इक्वल टू हाफ, कार्बन के वैलेंस 4 होते हैं प्लस 3 मोनोवेलेंट है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स 1, तो ये हो गया 8/2 यानी कि फॉर दिस कंपाउंड विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप का नाम क्या होगा, टेट्रा, ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल, शेप का नाम होगा पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर से बनती है पिरामिडल शेप फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। तो दोनों कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी और वेस्पर भी। लेट्स टेक वन मोर मॉलिक्यूल, मेरे पास है CH3 पॉजिटिव, H हाफ, कार्बन के वैलेंस 4, मोनोवेलेंट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस होता है, तो दैट विल बिकम 6/2 यानी कि 3 का मतलब हुआ sp2, शेप का नाम ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर sp2। अब इस ट्रायंगुलर प्लेनर में कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गए हाइड्रोजन के साथ, और जो पॉजिटिव चार्ज था ना, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑलवेज रिमेंबर दैट, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, और एम्प्टी ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन, तो वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट वेरी इजली। कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप। ओके, अब एक और तरीका हमारे पास होता है टू फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करता हूँ, इस पे हमारे पास एक ट्रिक होती है टू फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन। अगर तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के सभी बॉन्ड सिंगल हैं, अगर उस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के सभी बॉन्ड सिंगल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड अगर एक आ गया उसमें, तो उसमें हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसमें हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तो हुए बॉन्ड की फॉर्म में। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हेल्प से समझाऊं तो वो क्या होगा, लेट मी मेक ए टेबल हियर। तो सिग्मा, पाई और हाइब्रिडाइजेशन, अगर उसमें 4 सिग्मा है 0 पाई है तो sp3, अगर 3 सिग्मा है और 1 पाई है तो sp2, अगर 2 सिग्मा है और 2 पाई है तो sp3, सॉरी नॉट sp3, sp ओनली। दिस इज एप्लीकेबल टू कार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर कार्बन के सभी बॉन्ड सिग्मा हैं तो sp3, अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2, अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास प्रेजेंट है C2H6। C2H6 में कार्बन के सारे बॉन्ड सिग्मा बनेंगे तो sp3 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है C2H4। C2H4 में इसमें एक बॉन्ड पाई बनता है तो इसमें आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है C2H2। C2H2 में दो पाई बॉन्ड बनते हैं तो इसमें आ गई हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये रहे उनके स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से ज़रा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, C2H4 का। इस C2H4 के स्ट्रक्चर में ये वाले तो हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाले हुए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जो बात मैंने पहले कही थी, अनहाइब्रिड विल बी परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड, और ये दो पैरेलल ऑर्बिटल्स आपस में बनाएंगे पाई बॉन्ड, लाइक दैट एज यू कैन सी हियर। ठीक है, सो आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट। अगर मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ चीज़ को समझाने के लिए तो वो क्या होगी। लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे C2H2 का स्ट्रक्चर। C2H2 में हमारे पास इस तरह का बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर C2H2 का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ C2H4 की, तो C2H4 में हमारे पास बनता है इस तरह का स्ट्रक्चर। अगर मैं C2H6 की बात करता हूँ तो हमारे पास बनता है इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो पाई हो गए तो sp एक पाई हुआ, तो sp2 इसमें एक भी पाई नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे आप बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड। आई थिंक यू गेट दैट पार्ट। अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। तो इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं, ये टेबल आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी टेबल में हमें शेप लिखी मिली है और ये हम पहले ही कर चुके हैं। DsP2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d होगी तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 होगी तो स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी sp3d2 होगी तो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। sp3d2 हमारे पास है तो ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन अगर इसमें दो लोन पेयर आ जाते हैं तब होगी स्क्वायर। इसमें अगर अगर sp3d2 है, ठीक है, sp3d2 है, लेकिन अगर वन लोन पेयर आ गया तो बनती है स्क्वायर पिरामिडल शेप विद वन लोन पेयर। तो ये वेस्पर से आप पता कर सकते हैं लोन पेयर कितने आएंगे, कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, उसके बाद हम शेप बता सकते हैं यहाँ पे। तो sp3d2 में अगर एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल शेप, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। BARF5 में ना इसमें एक लोन पेयर आता है, इसलिए इसमें शेप बनी स्क्वायर पिरामिडल, बट जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी ये बनेगी sp3d2। यू कैन क्रॉस चेक इट बाय यूजिंग दी फॉर्मूला फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल ट्राई करते हैं। हम कल फिर से ज़रा कुछ एग्जांपल्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के, उनकी शेप ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो इतना आप पढ़िए, अगर कोई डाउट लगता है तो कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।